नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो जो 2018-19 की थी उसको स्टार्ट किया हुआ है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इस पीवाईक्यू सीरीज को हम 2 दिसंबर से पहले जो है एंड कर देंगे। इसीलिए जो है एग्ज़ाम से पहले जो है आपको इस वीडियो सीरीज को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो है 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के पूछे जाते हैं। जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर है 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। इसी वजह से जो है वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जीके जीएस का। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे, जो 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आया था सब इंस्पेक्टर का, जिसका एग्ज़ाम जो है 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। और टोटल 23 शिफ्टों के अंदर जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। इन्हीं 23 शिफ्टों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक बेहद ज़रूरी है आपके लिए देखना। और साथ में जो अदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि जेई का एग्ज़ाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया, एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी बच्चों को भी ये एग्ज़ाम जो वीडियो सीरीज है वो देखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। एएलपी में मात्र 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली जो है आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में दी जा रही है। फ्री में जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जो है आराम से उस पीडीएफ को आप प्राप्त करके अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ पे जो है 16th पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 15th पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जितनी जल्दी हो सके उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। 23 पार्ट्स जो है इस वीडियो सीरीज के अंदर आएंगे। आज 16th पार्ट आने वाला है, बहुत जल्दी जो है सारे पार्ट्स कवर करवा लिए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत में कहा गया है सबसे पहले क्वेश्चन में, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये एक शहर का नाम है जिसका नाम है काहिरा। सबसे पहले आप याद रखना, ये जो काहिरा शहर है ये किसकी राजधानी है, तो ये जो मिस्र देश है उसकी राजधानी हो जाएगा काहिरा। ठीक है, तो मिस्र देश की ये राजधानी है काहिरा। और काहिरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये नील नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो काहिरा मिस्र की राजधानी हो जाएगा, और यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। ये भी आप याद रखना, ये जो काहिरा शहर है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद आप याद रखना, नील नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो नील नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो नील नदी का उद्गम है ये ताना झील से होता है। ताना झील से होता है। और इसकी लंबाई आप याद रख लेना, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 6650 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आप ये भी याद रखना, कांगो नदी, जैम्बोजी नदी और नाइजर नदी, ये तीनों ही नदी अफ्रीका के अंदर की नदी हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज याद आपसे पूछा जा सकता है, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी या फिर नाइजर नदी जो है किस कॉन्टिनेंट में बहती है, किस देश में बहती है, तो आपको याद होना चाहिए अफ्रीका देश में ये जो नदियां हैं वो बहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान की जो संगठित विशेषता है ये किसे माना जाता है, तो ये सशक्त केंद्र को माना जाता है। तो भारतीय संविधान में केंद्र है उसको राज्य के अपेक्षा ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, ज़्यादा संशोधन, मतलब जो भी संशोधन करना होता है वो केंद्र ही करता है। और केंद्र जो करता है वो सभी स्टेट्स के ऊपर जो है लागू हो जाता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संसद, तो संसद का जो गठन है ये अनुच्छेद 79 के अंदर आता है। 79 अनुच्छेद के अंदर कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी। उसके बाद इसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है, और दूसरा जो है लोकसभा होता है। तो ये 2 सदन होते हैं संसद के। और राज्यसभा जो है ये अनुच्छेद किसके अंदर आता है, ये अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। और लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो मोना लोआ जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर हो जाएगा। और हवाई हवाई द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखना। ये सक्रिय ज्वालामुखी, पहले ये बता देता हूँ, सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये सोता हुआ ज्वालामुखी नहीं है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखना। कहाँ पर है? हवाई द्वीप के अंदर अवस्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्रांति के बारे में पूछा गया है। क्रांति आप सभी को पता होगी, पीली क्रांति जो है ये तिलहन से रिलेट करती है, यानी कि तिलहन के उत्पादन से संबंध रखती है। स्वर्ण क्रांति होगी तो ये स्वर्ण क्रांति जो है ये स्वर्ण क्रांति किससे संबंध रखती है? शहद और बागवानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप और भी चीज़ें याद रख सकते हैं। और भी जितनी भी क्रांति बताई गई है, जैसे कि श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड हो जाएगी। उसके बाद आप याद रखना लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? लाल क्रांति हो जाएगी लाल क्रांति हो जाएगी मांस से और टमाटर से। ठीक है, ये कुछ क्रांति मैंने बताई है, जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन हो जाएगी। पीली क्रांति मैंने बता दिया तिलहन से उत्पादन हो जाएगी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद लाल क्रांति मैंने बता दिया। और आप याद रख सकते हैं भूरी क्रांति हो जाएगी चमड़े से, यहाँ पे भूरी क्रांति है ना, ये रहा। तो ये चमड़े के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्रांति मैंने बता दी है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी और रेलवे के अंदर। तो ये जो गधों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले गुजरात के अंदर ये अवस्थित है। गुजरात की राजधानी कौन सी हो जाएगी? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर इसकी राजधानी हो जाएगी। और ये हो जाएगा कच्छ का रण। तो भारत का कौन सा संरक्षित जो क्षेत्र है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो है ये भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो कच्छ रण संरक्षित क्षेत्र है 1972 में स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखना। स्थापित कब किया गया था? 1972 में जो है ये स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद ये जिम कार्बेट के बारे में भी आप जानते हैं या बताऊं? चलो ठीक है, आप मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जिम कार्बेट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में इसका जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, उसके बाद आप काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम के अंदर अवस्थित है। और ये गैंडे के लिए जो है जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ पे हुई थी? असम में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ का यात्रा का आयोजन जो है उड़ीसा के पुरी से किया जाता है। उड़ीसा राज्य के पुरी से किया जाता है। तो पुरी अपने को ढूंढना है कहाँ पर है। उड़ीसा राज्य यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उड़ीसा की पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को शुरू होता है, ये भी याद रखना। यात्रा कब शुरू होती है? आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष को जो है ये रथ यात्रा शुरू होती है। और इस रथ यात्रा में कौन कौन होता है? भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र
और बहन, बहन का क्या नाम था इनका? बलभद्र जो थे इनके भाई थे, और जो बहन थी वो थी सुभद्रा। तो इनके साथ जो है वो रैली मतलब जो है रथ यात्रा जो है निकाली जाती है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलिंग राजा थे। कलिंग राजा थे अनंत वर्मन। तो अनंत वर्मन थे कलिंग के राजा, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? मंदिर की स्थापना की गई थी। ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी स्थापना की गई थी कलिंग राजा अनंत अनंत वर्मन चोडंग देव। ठीक है, ये आप जानकारी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 बोल गया विशिष्ट बहुमत से क्या अभिप्राय है? तो विशिष्ट बहुमत से क्या अभिप्राय हो जाएगा? केवल ऊपरी सदन के कुल सदस्यों के आधे का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान, सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत, या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम और मतदान। तो विशिष्ट बहुमत का क्या आशय हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्य, मतलब सदन के जो सदन होता है उनके कितने जो जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनके 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के जो 2/3 का बहुमत और मतदान है, ये मतलब होता है बहुमत का आशय होता है। विशिष्ट बहुमत का ये आशय होता है जो सदन होते हैं उनके तो 50% हो गए, और जो करंट टाइम में उपस्थित सदस्य होते हैं, मतलब उस टाइम कितने जो लोग हैं वो उपस्थित हैं, उन सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान, ये होता है विशिष्ट बहुमत का आशय। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्र किसने लिखी थी? तो ये एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, ये किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने, पाणिनि ने, हर्षवर्धन ने और कालिदास ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये लिखी गई थी कालिदास के द्वारा, जो है मालविका अग्निपुत्र लिखी गई थी। और कालिदास की कुछ और पुस्तक है जो मैं बता देता हूँ। तो इसकी इनकी जो अन्य पुस्तक थी उनमें आ जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेघदूतम। तीसरे नंबर पर आ जाएगा रघुवंशम। उसके बाद एक और लिख लिया जाए कुमार संभवम। कुमार संभव याद रख लेना, ऐसे ही पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तक मैंने बता दी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम या फिर कुमार संभव। ये सारी पुस्तक भी जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है समयावधि के अनुसार प्रोफेशनल मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये प्रोफेसर थे मार्शल, इन्होंने बाजारों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये समय अवधि के अनुसार जो प्रोफेसर मार्शल थे सॉरी, मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण है 4 वर्ग में किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है जिनका नाम है खशाबा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये जो खिलाड़ी हैं खशाबा जाधव, ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं कुश्ती खेल जो है ये खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, 11 में कहा गया दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो दांत की जो ऊपरी सतह होती है वो चमकदार होती है, और वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जड़ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है? दांत का सबसे जो कठोर भाग होता है वो क्या कहलाता है? कठोर भाग। तो ये होता है एनेमल। एनेमल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है
किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है शामिल किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कब कब जो है ये जो योजनाएं हैं वो आई थी। पहली जो आई थी वो कब आई थी? 1951 में आई थी। ठीक है, 1951 में आई थी पहली योजना। कब आई थी? 1951 से 1956 के बीच में आई थी। दूसरी कब आई थी? तो दूसरी आई थी 1956 से लेके ये कब तक आई थी? 61 तक आई थी। और उसके बाद जो है तीसरी योजना कब आई थी? तीसरी योजना आई थी 1961 से लेके 1966 तक आई थी। उसके बाद जो है योजना अवकाश आ गया था बीच में। तो ये योजना अवकाश जो है कब तक रहा था? तो ये योजना अवकाश जो है 69 तक रहा था, यानी कि 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा था। उसके बाद जो है चौथी योजना आई थी, और जो चौथी योजना थी वो कब आई थी? मतलब जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये कब आई थी? ये आई थी 1969 में। 1969 से 74 तक ये जो है चौथी चली थी। उसके बाद जो है चौथी योजना के बाद रोलिंग प्लान आ गया था एक। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये एक रोलिंग प्लान आया था चौथी योजना के बाद। और रोलिंग प्लान जो है ये कब तक रहा था? रोलिंग प्लान रहा था 1978 से लेके 80 तक जो है रोलिंग प्लान रहा था। उसके बाद जो है रोलिंग प्लान के बाद जो है, माफ़ कीजिएगा, रोलिंग प्लान से पहले पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना आ गई थी। पांचवी यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक आई थी? 1974 से लेके 78 तक जो है ये आई थी। इसके बाद 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान आया था। उसके बाद जो है छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। और जो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी ये कब आई थी? 80 से 85 तक आई थी, यानी कि 1980 से लेके 85 तक जो है छठी योजना आई थी। छठी योजना के बाद सातवीं योजना आई थी। उसके बाद सातवीं योजना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सातवीं योजना कब आई थी? 1985 से लेके ये कब तक आई थी? 1985 से लेके 90 तक आई थी। उसके बाद सातवीं योजना के बाद जो है आठवीं योजना, वार्षिक योजना आई थी, माफ़ कीजिएगा। सातवीं योजना के बाद कौन सी आई थी? वार्षिक योजना आई थी। और ये वार्षिक योजना कब से कब तक थी? तो 90 से 92 तक थी ये। 90 से लेके 1990 से लेके 92 तक ये रही थी। उसके बाद जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना आ गई थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक रही थी, यानी कि 1992 से 97 के बीच में रही थी। आठवीं योजना के बाद जो है नौवीं योजना आई थी। नौवीं योजना कब से कब तक आई थी? तो नौवीं योजना जो आई थी 97 से लेके 2002 तक आई थी, यानी कि 1997 से लेके 2002 तक ये जो है योजना आई गई थी। नौवीं योजना के बाद कौन सी योजना आई थी? तो 10वीं योजना आई थी। 10वीं योजना कब आई थी? तो 10वीं योजना जो है 2002 से लेके 2007 तक आई थी। 2007 तक आई थी। 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आई थी। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये 2012 से लेके 17 के बीच में आई थी। तो ये सारी जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी, एक से लेके 12 पंचवर्षीय योजना थी, ये मैंने आपको बता दी किन किन सालों के बीच में आई है। बस इनके ये रह गई है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इसका मेन लक्ष्य क्या था, ये मैं किसी दिन एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा पंचवर्षीय योजना के ऊपर, उसके अंदर हम डिटेल से जान लेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था, तो ये था बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये बहादुर शाह प्रथम था। और इनके बारे में आप याद रखना, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था?
औरंगजेब के बाद ज़्यादा नहीं चल पाया मुग़लों का शासन, क्योंकि जितने भी औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी आए हैं वो सारे नकारे और जो निकम्मे थे। मतलब कोई नशा करता था किसी चीज़ का, कोई चरस अफीम का नशा करता था। मतलब वो एक मतलब औरंगजेब से पहले या फिर औरंगजेब तक वेल कुशल इनका शासन था। मतलब नीतियों के तरीके से भी माना जाए तो काफ़ी अच्छे काम किए थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो शासन था वो मुग़लों का वो गिरता चला गया। इसी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी वो अपनी पकड़ मजबूत करती चली गई। औरंगजेब का जो जन्म है ये कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म, तो औरंगजेब का जो जन्म है ये हुआ था 1618 में। 1618 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था शाहजहां। ठीक है, पिता का नाम था शाहजहां। अब आप बात कर लीजिएगा बहादुर शाह प्रथम की। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह जो प्रथम थे इनका जन्म हुआ था 1618 में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। छोड़ दिए गुजरात, आप बस ऐसे ही लिख लीजिए, गुजरात में इनका जो है जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 1712 में। मृत्यु 1712, 1712 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1857 की आप सभी जानते हैं जो है उनको उनकी बहादुर शाह द्वितीय आपको वहाँ पे दिखेंगे। और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उनको बाद जो है वो नाम मात्र के जो है राजा थे मुग़ल साम्राज्य के। बाकी जो है वास्तविक बागडोर किसी और के हाथ में थी। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंचेशियोमियर्स जो है ये कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये याद रखना 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। दो युद्ध आपको याद रखने इसी के आसपास हुए थे। एक तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुए थे, प्लासी का युद्ध। उसके बाद एक युद्ध हुआ था 1764 में, ये हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये दोनों जो युद्ध है, इन दोनों के युद्ध के बाद जो है निर्णय हो गया था कि अब जो भारत पर है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही हुकूमत करेगी। और इसके ठीक 200 साल तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है भारत पर शासन किया था। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध इन्होंने हरा दिया था। और जो 1757 का प्लासी का युद्ध था ये जून 1757 में लड़ा गया था। और यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनकी सहायता कर रहे थे फ्रांसीसी सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसी इनकी जो है सहायता कर रहे थे। और जो अंग्रेजी का जो नेतृत्व किया था, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में आप इतना भी याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। उसके बाद 1764 की लड़ाई थी यानी कि बक्सर की लड़ाई में जो है निर्णय हो गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है यहाँ से अपनी सत्ता जो है संभालने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है?
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक आप बोलते हैं, इसके द्वारा जो है जारी की जाती है। विश्व मुद्रा कोष यानी कि IMF की यहाँ पे बात हो रही है, तो विश्व आर्थिक मंच, माफ़ कीजिएगा, विश्व मुद्रा कोष की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में जो है मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। IMF की। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप सभी जानते हैं कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 1828 में सॉरी, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, तबीयत खराब है, माफ़ी चाहता हूँ आज के लिए। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है की गई थी। स्टार्टिंग में जो है ब्रह्म समाज के नाम से नहीं जाना जाता था, ब्रह्म सभा के नाम से जो है इसकी स्थापना की गई थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी, ये आप याद रखना। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता। राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। स्टार्टिंग में इसको ब्रह्म सभा के नाम से जो है जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो कौन से हो जाते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 19 पे, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहते हैं तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। तो यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय प्रावधानों में जो उसके मौलिक अधिकार होते हैं उनमें अगर संशोधन करना चाहते हैं तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है? राज्य विधान परिषद के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, राज्य मंत्रियों की 1/3 संख्या के द्वारा, या फिर राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है, ये किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, जो कि हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये थोड़ी सी आप जानकारी रखना। आपातकाल के समय के जो अधिकार है, आपातकाल से जुड़े जो संविधान के, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। मतलब जो आपातकाल के हमारे जो हम संशोधन कर सकते हैं आपातकाल के, तो ये किस देश से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कनाडा के संविधान से मैं बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है समवर्ती सूची की अवधारणा होगी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हो गया, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन हो गया। ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें कहा गया है असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो असम का जो नृत्य है, सबसे पहले आप याद रखना, शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये असम के राज्य से संबंध रखता है। और किसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, या फिर इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये शंकरदेव माने जाते हैं। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? शंकरदेव माने जाते हैं। और इन्होंने 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस नृत्य को पेश किया था। और साल 2000 में इसे भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य में जो है शामिल किया गया था। तो साल 2000 याद रखना, साल 2000 में जो है इस नृत्य को भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है शामिल किया गया था। ये भी आप याद रखना, 8वें नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। 8वें नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में कहा गया है निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है, तो अफगानिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी है इसके अंदर एक भी बंदरगाह नहीं है, और सबसे छोटी जो सीमा है वो भी हमारी अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। मात्र 80 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है ये हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो सीमा है हमारी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है, छोटी सबसे बड़ी। और ये कितनी लगती है, 4096 लगती है सबसे बड़ी। 4096 किलोमीटर जो सीमा है ये हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर लगती है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। 3323 किलोमीटर जो सीमा है वो हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। चाइना भी याद रख लेना भाई, बड़ा ही खुराफाती और ड्रैगन बोला जाता है इस देश को। तो चीन के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, तो चीन के साथ हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है, तो टेनिस के खेल से संबंध कौन सा खिलाड़ी नहीं है। रोजर फेडरर तो बिल्कुल टेनिस खेलते हैं, रोहन बोपन्ना भी टेनिस खेलते हैं, सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका देश की रहने वाली हैं ये भी टेनिस खेलती है, बची साइना नेहवाल ये संबंध नहीं रखती, ये रखती हैं बैडमिंटन से जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, बैडमिंटन का खेल ये खेलती हैं और भारत की एक स्टार खिलाड़ी ये रह चुकी है बैडमिंटन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है, तो कॉमनवेल्थ खेल का हिस्सा कौन सा देश नहीं है। कनाडा बिल्कुल है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, नाइजीरिया बिल्कुल है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है क्या कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। और जो इसकी स्थापना है या फिर शुरुआत है कब हुई थी कॉमनवेल्थ खेलों की, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1930 के अंदर। 1930 में कहाँ से हुई थी, कनाडा में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। पहले जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित करवाए गए थे, हैमिल्टन शहर में आयोजित करवाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया वोडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, तो वोडियार राजवंश का जो उदय है ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये मैसूर के क्षेत्र में जो है इनका उदय हुआ था। और वोडियार राजवंश की स्थापना किसने की थी, स्थापना वोडियार राजवंश की जो है स्थापना किसने की थी, ये यदुराया ने की थी। यदुराया ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी, साल 1399 में जो है इसकी स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है संसद के द्वारा संविधान की प्रतिक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368, तो ये वही है 368 जो है ये किससे रिलेटेड है, जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड है। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है ये संग्रहित है, 20वें, 13वें, 21वें या फिर 18वें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ये 20वें भाग के अंदर जो है संसद के द्वारा संविधान की प्रतिक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 जो है भाग 20 के अंदर जो है अंतर्गत संग्रहित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कहूँ तो बेंजेमाइन का सामान्य नाम पूछा गया है। बेंजेमाइन का जो सामान्य नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनिलीन जो है ये बेंजेमिन का सामान्य नाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है भारत का ये अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है, तो तैराकी से संबंध बटरफ्लाई, फ्रंट कॉल, बैक स्ट्रोक ये तीनों ही संबंध जो है तैराकी से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूस जो शब्द है ये तैराकी से संबंध नहीं रखता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है सेलुटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है, तो सेलुटेशन एक जो है कौशल होता है ये किस खेल से संबंध रखता है, तो ये रखता है जूडो खेल से संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो सेलुटेशन खेल है इस खेल में मूल कौशल जो है ये जूडो से संबंध रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे।
31 में कहा गया किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई मतलब बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परास जो है वो तय की गई जो दूरी होती है वो परास कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है। तो मरकरी क्लोराइड का जो खनिज होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कैलोमेल। कैलोमेल जो है मरकरी क्लोराइड का खनिज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले जो टेलीस्कोप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन टेलीस्कोप जो है वो कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65.46% जो है ये भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार है महिला की साक्षरता दर है। उसके बाद जो पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है, तो पुरुष की जो साक्षरता दर है 82% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूँ आपको, सभी जानते होंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 17.7 रही थी। कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। ये 2011 के आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था, तो ये सिक्किम था। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, भारत की साक्षरता कितनी थी, 74% थी। पुरुषों की 82 थी, महिलाओं की 65% थी। ये कुछ जानकारी आप याद रख लेना। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, मायो के समय में हुई थी। और जो नियमित जनगणना थी 1881 में हुई थी। 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो रिपन के समय में जो है ये जनगणना हुई थी। जो अभी तक कुल जनगणना कितनी हुई है, 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, और आज़ादी के बाद जो है 7वीं जनगणना थी। बेसिक सी टर्म्स है, मैं हर बार बता चुका हूँ, आप सभी को याद भी हो गए होंगे ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बोला गया राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति मतलब माफ़ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद है 52 से 62 के बीच में सारा सब कुछ दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये किसके अनुमोदन पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कोई बता सकता है, तो राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही विधान परिषद को किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। विघटनकारी उपनिवेश के रूप में, विघटनकारी संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 36 का। तो अनुच्छेद 1 के अंदर जो कहा गया है राज्यों के संघ के रूप में, यानी भारत राज्यों का संघ है, ये ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 1 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बहाए क्षेत्र को और किस नाम से जो है जाना जाता है। जो द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बहाए क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है सैपवुड के नाम से जो है जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है। तो भारत के नागरिकों से जो है मौलिक कर्तव्यों का संबंध है। तो विदेशी सहित भारत में रहने वाले सभी लोग, विदेशी प्रगट, ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए। मैं अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैं लिख नहीं सकता, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बोल के जो है आप आसानी से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कल से जो तबीयत है आई होप ठीक हो जाएगी, तो वहाँ से हम जो है दोबारा से लिख के मैं आपको बताता चलूँगा। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे किस
किस समिति की सिफारिश पर जो है लाए गए थे? तो ये सरदार सवर्ण सिंह की समिति पर जो है मौलिक कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया गया था। अनुच्छेद 51 के अंदर जो है हमारे मौलिक कर्तव्य है। स्टार्टिंग में जब मौलिक कर्तव्य आए थे तो सिर्फ ये 10 थे। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बांस जल संधि तस्मानिया को किस से अलग करती है? तो ये जो बांस जल संधि है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है तस्मानिया से। तो बांस जल संधि जो है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के लिए जो नियम है वो कौन बनाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति बनाते हैं, जो कि भारत का प्रथम नागरिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 में कहा गया किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया बड़ा खर्च क्या कहलाता है? यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जब कंपनी कोई बहुत सारा पैसा खर्च करती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लागत जो है उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया संसदीय कानून में संशोधन किस बहुमत के द्वारा जो है किए जा सकते हैं? संसदीय जो कानून होते हैं उनमें संशोधन, मतलब जो संसदीय कानून होते हैं उनमें संशोधन किस बहुमत के द्वारा जो है किए जाते हैं? पूर्ण बहुमत द्वारा, संसद में विशिष्ट बहुमत द्वारा, प्रभावित बहुमत द्वारा, या फिर संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा ही संसदीय कानून में संशोधन जो है वो किया जा सकता है। 43 में कहा गया बंगाल में दोहरी शासन की नीति किसने लागू की थी? तो बंगाल के अंदर जो दोहरी शासन की नीति है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा है जो है वो जारी की गई थी। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। यह प्रणाली साल 1765 में शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखना। ये जो दोहरे शासन की नीति है कब लागू की गई थी? 1765 में यह नीति लागू की गई थी। और जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे ये दो बार जो है बंगाल के राज्यपाल रहे थे। कब कब रहे थे? एक तो 1757 से 60 के बीच में रहे थे, और दूसरी बार कब रहे थे? दूसरी बार रहे थे 1765 से लेके 1767 के बीच में। ठीक है, ये 2 बार कार्यकाल तक ये रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला गया है पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो पेरियार ई.वी. रामास्वामी के द्वारा जो है किसकी शुरुआत की गई थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की जो है ये शुरुआत की गई थी। 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया सिंपलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना जो है बायोस्फीयर, जो भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व, सफियर योजना, तो ये बायोस्फीयर योजना है ये कब लाई गई थी भारत के द्वारा? 1986 में। ठीक है, 1986 में जो है भारत सरकार ने बायोस्फीयर योजना शुरू की थी। और सिंपलीपाल संरक्षित जैव मंडल मैं बता चुका हूँ उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और 46 में बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? विकास नदी, ताप्ती, बेतवा, या फिर चंबल। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके उद्गम स्थान फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी जो है बोला नहीं जा रहा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। 47 में बोला गया हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? तो हॉकी के खेल से कौन सा जो शब्द है वो संबंधित कौन सा शब्द संबंधित है ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 48 में बोला गया है अंडाशय के समीप स्थित नली आएगा, यहाँ पे नाली नहीं आएगा, नली आएगा शायद। नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो अंडाशय के समीप एक जो भाग होता है नली के आकार का उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु कोष्ठिक जो है उसको बोला जाता है। 49 में कहा गया रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि से जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस सुन लीजिएगा। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था।
2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये ईरान की कैस्पियन सागर के किनारे बसे रामसर रिसोर्ट में आयोजित किया गया था। यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? वैसे डेट लागू की नहीं पूछी जाती, वैसे आप ऊपर वाली डेट याद रखना, 1975 में जो है ये लागू हो गया था। और भारत ने कब इस पे इस सम्मेलन में जो है हस्ताक्षर किए थे? भारत ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। तो ये भारत ने कब किए थे? भारत ने किए थे 1982 में। ठीक है, इतनी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फरवरी 1982 में जो है भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्यापक का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है व्यापकता का सिद्धांत दिया गया था। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे आज 16 पार्ट के, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जो है आने वाले टाइम में जो है NTPC जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो है ये फॉर्म भरा है, इसकी भी PYQ सीरीज को शुरू कर सकूँ। तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन के लिए आप जो है लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।